अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में इंजाइना के बाद जो लास्ट बच जाता है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन याद रखना है कि सर्केडियन रिदम में 6 AM to 12 नून तक चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल, कैटाकोलामीन्स और प्लेटलेट की हाइपर कोएगुलेबिलिटी उस टाइम पे ज़्यादा होती है। कॉजेज़ वही हैं इसके भी, लाइक डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो और इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, या फिर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, फीवर है और टेक्सटिनोसिस। दीज आर द सिमिलर कॉजेज़। और इसकी वजह से क्या होगा कि स्कीमिया होगा, सप्लाई डिमांड में इम्बैलेंस होगा। अब मेन जो आपको पेशेंट डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे वो क्लिनिकल फीचर्स हैं। चेस्ट पेन के साथ आएगा जस्ट लाइक इंजाइना, लेकिन पेन मोर देन 30 मिनट्स होगी, इंजाइना की लेस देन 30 होती है। और पेन इज़ नॉट रिलीव्ड बाय एंजीसिड। पेशेंट कहेगा मैंने एंजीसिड खाई है लेकिन आराम नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट्स मेनली कहेंगे। नोजिया और वॉमिटिंग होती है, साथ फीवर में भी हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम। और उसके बाद साथ है टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस और स्वेटिंग। अब टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस और स्वेटिंग क्यों है? क्योंकि सिंपैथेटिक भी स्टिमुलेट हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक भी, उसकी वजह से हाइपोटेंशन, इसकी वजह से टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस और स्वेटिंग। और हाइपोटेंशन और कोल्ड पेरिफ्री, ये वेगल टोन इंक्रीज होने की वजह से। साथ साथ कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है उसकी वजह से फीवर है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो आएंगे साइंस और जो मायोकार्डियल इस्कीमिया इन्फॉक्शन के साइंस हैं वही आएंगे कि जेवीपी रेज कर जाएगा। S3 हार्ट साउंड जो है वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर को मतलब हार्ट साइड की हार्ट फेलियर को रिप्रेजेंट करती है। S4 राइट साइड की होती है। सो क्वाइट S1, S3, S4 आएगी। पेरिकार्डियल रब जो है वो लेटर अपीयर होगा। मेट्रियल रिगर्गिटेशन हो सकती है, ये जब हम मरमर पढ़ेंगे तो मेट्रियल रिगर्गिटेशन जो है उसमें होता है सिस्टोलिक मरमर। सिस्टोलिक मरमर में भी आपको सुनाई दे एपेक्स एरिया पे, क्योंकि मेट्रियल वॉल जो है वो एपेक्स एरिया में होता है। सो लेट्स से कि दिस इज़ द पेशेंट। अब ये जो एरिया ना एपेक्स एरिया में, यहाँ पे मेट्रियल जो है वो रिगर्गिटेशन या मेट्रियल स्टेनोसिस का मरमर सुनाई देगा। बाकी जो है वो पल्मोनरी एरिया, एओर्टिक एरिया, वो स्टर्नम के, वो जब मरमर करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब जो मेन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में है वो है साइलेंट MI। जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन और एल्डरली पेशेंट, डायबिटीज़ में इनमें होती है, डायबिटीज़ में लाइक न्यूरोपैथी होती है। अब वो न्यूरोपैथी की वजह से पता ही नहीं लगता कि MI हो रहा है कि नहीं। सो साइलेंट MI, वो कहते हैं पेशेंट पड़ा था, कुछ भी नहीं किया और वो बस लेटा ही वो उसकी डेथ हो गई है। और सडन डेथ का काज होता है मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर एरिथमियास। अब इन्वेस्टिगेशन MI की जस्ट लाइक अदर हार्ट डिजीज़ ECG करवाएंगे। सबसे पहले हाइपर एक्यूट T वेव मिलेगी, फिर ST एलिवेशन और Q वेव और लास्ट में T वेव इनवर्जन। अब एक Q वेव कैसे होती है कि ये नॉर्मल होता है QRS कॉम्प्लेक्स, ये T वेव, P वेव, QRS, T। Q वेव इस तरह आती है कि ये P वेव, ये और साथ ये ST एलिवेशन और ये Q वेव आपको मिलेगी MI में। अब डिफरेंट वॉल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक पोस्टीरियर वॉल MI है तो उसमें प्रोमिनेंट R वेव होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी। एंटीरियर या एंटीरियो सेप्टल है, उसमें V1 to V4 लीड में मेनली ये मिलेगा। और लेटरल में AVL, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है सच, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि MCQ आ सकता है कि इंफीरियर वॉल MI जो है वो आपको लीड 2, 3 और AVF में मिलेगा और इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी इस एरिया को सप्लाई करती है। और राइट साइड में आपको V1 में मिलेगा। सो मैंने जो मेन MCQ मुझे लगा था वो ये था कि प्रोमिनेंट R किस में होता है, वो होता है पोस्टीरियर वॉल MI में। अब Q वेव है, नॉन Q वेव है। Q वेव जो है वो अगर आती है तो इसका मतलब हिस्ट्री है MI की, पास्ट MI को शो करता है। और ST सेगमेंट एलिवेशन मतलब एक्यूट अटैक के साथ है, ट्रांसम्यूरल डिजीज़ हो जाती है। नॉन Q वेव, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन जो है वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम विद अनस्टेबल एंजाइना में जो हमने डिस्कस किया। कार्डियक एंजाइम्स करेंगे तो ट्रोपोनिन T और I जो है वो मोस्ट बेस्ट मार्कर्स हैं। और ये होता ही है कि ये 2 to 4 आवर्स में राइज करना शुरू होते हैं। I T से पहले आता है इसलिए वो 7 से 10 दिन में कम हो जाएगा और T जो है वो 10 to 14 डेज में कम होगा। नेक्स्ट क्रिटिनिन काइनेस MB, क्योंकि एक MM होता है जो मसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स में, BB ब्रेन में होता है, MB हार्ट में होता है। तो हम MB करवाएंगे और 4 to 8 आवर्स में राइज करेगा और 2 to 3 डेज में
फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जो मायोग्लोबिन जो है नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, क्योंकि मसल डिजीज़ में भी ये रेस कर सकता है, लेकिन अगर बहुत अक्यूट अटैक के साथ पेशेंट है तो वो 1 to 4 आवर्स में ये चेक किया जा सकता है और ये राइज़ कर जाएगा। LDH वो राइज़ करेगा 2 to 3 डेज़ में और 10 to 14 डेज़ में फॉल करेगा। अदर्स जो हैं वो AST, ESR, एक्सरे टू चेक दी बेजल क्रेप्टेशंस, क्योंकि जब भी कोई रेस्पिरेटरी MI के साथ पेशेंट आएगा उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। मैं मेंशन करना भूल गया, ये बेजल क्रेप्टेशंस होंगी और डिफ्यूज़ वेजिंग, सो ये आपको सुनाई देंगी ऑन दी ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट थिंग, ECG करवा ली, कार्डियक मार्कर्स करवा लिए, इसमें रेडियल न्यूक्लियोटाइड स्कैन साथ करवा दें, एको करवा दें, एको में वॉल मोटिलिटी डिक्रीज होगी। अब MI की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बेड रेस्ट, पेशेंट आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन होगी, एमरजेंसी में आ गया, IV कैनोला पास करना है, साथ ऑक्सीजन देनी है, सेडेटिव्स देने हैं और नथिंग पर ऑरल फॉर 12 आवर्स बेड रेस्ट। अब पेन, एक्यूट सीवियर पेन के लिए मॉर्फिन या फिर साइक्लिजीन और साथ ही फ़ौरन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रल। सबलिंगुअल नाइट्रेट्स इसमें काम नहीं करेंगे, सो IV नाइट्रेट्स, साथ बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस या TPA, इसमें LT प्लेस, रेटिक प्लेस, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर होते हैं, क्योंकि प्लाज्मिनोजन जो है वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मिन जो है वो क्लॉट ब्रेक करता है। सो ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट करेंगे, सो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, सो एक क्लॉट को ब्रेक करेगा। परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, ये तब सबसे पहले ये करनी है परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, ठीक है, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी। लेकिन अगर परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी नहीं अवेलेबल या नहीं हो सकती, तो आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ करना है। अगर विद लेस देन 12 आवर्स है तो आपने सबसे पहले ये यूज़ करनी है, लेकिन अगर नहीं हो सकती तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। और अगर मोर देन 12 आवर्स के साथ बाद आया पेशेंट तो कैबेज इज़ दी ऑप्शन, लेकिन वो इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती, सो वी टू दैट एस्पिरिन, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर रिजीम टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अब लास्ट में जो है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI। कॉम्प्लिकेशन जो है, सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर और उसी की वजह से डेथ हो रही है, और वेंट्रिकुलर अरिथमियाज जो है एज आई सेड के मोस्ट कॉमन काज है। सो 2 to 3 डेज़ में कार्डियक अरिथमियाज और पेरिकार्डाइटिस विद इन 2 to 3 डेज़ होता है। 3 to 5 डेज़ के अंदर क्या क्या हो सकता है, रिकरेंट इन्फार्क्ट हो सकता है, इंजाइना, VST या फिर मेट्रियल रिगर्गिटेशंस, और लेटर वीक्स में होता है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो होता है इसमें होती है ड्रेसलर सिंड्रोम में। और शोल्डर हैंड सिंड्रोम में होता है कि आफ्टर वीक्स जो है वो लेफ्ट आर्म और जो है वो शोल्डर काम करना कम कर देता है। So these are the complications of MI.